वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर के बारे में और सब्जेक्ट होगा आपका शिक्षा शास्त्र। नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जो है एडमिशन लिए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं, शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है यानी एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसको लेकर के ऑलरेडी सिलेबस की वीडियोज़ मैं दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब खास करके आपको आपकी परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उनके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। यानी एक मॉडल पेपर होगा ये और लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में दे चुका हूं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी है, आप लोगों ने देखा होगा उसको। ठीक है, तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा लिखित टाइप का मॉडल पेपर जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी से हम हर एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा या शिक्षा की संकल्पीय रूपरेखा। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको जानना है। लिखित मॉडल पेपर है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए। शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा के बारे में चर्चा होनी है। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं खंड आ से, और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 10 क्वेश्चंस आपको अति लघु उत्तरीय के दिए जाएंगे जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने होंगे। ओके, और एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है और उसके लिए आपको 2 अंक या 1.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पिछले 2 वर्षों से ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। शिक्षा की परिभाषा की अगर बात की जाएगी, अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अच्छा आज सुबह आप लोगों ने 9 बजे आप देखते हैं एक मैं रणनीति से रिलेटेड वीडियो बना, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी कॉपी कैसे अच्छी लिखी जाती है, अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, एग्जामिनर को क्या पसंद होता है, कॉपी कैसे चेक की जाती है, ठीक है, नंबर कैसे मिलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आज सुबह 9 बजे उस वीडियो को मैंने लाइव किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तर लिखना है। तो शिक्षा की परिभाषा अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, आपको एक आध दो विद्वानों की परिभाषा आपको बता देनी है, और सबसे पहली बात आपको खुद की बारे में भी बताना, मतलब कि खुद चीज़ों के बारे में बताना है कि भाई शिक्षा क्या होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से शिक्षा को परिभाषित किया है। जैसे सुकरात महोदय कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं, उनको उन्हीं को प्रकाश में लाना होता है, उन्हीं को बाहर लाना होता है। एडिसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव सा जान पड़ता है। तो यही सब चीज़ें बताई गई शिक्षा के बारे में। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो जाना ही शिक्षा है। कांट महोदय कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की समानता अनुसार उसकी पूर्णताओं का विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि पूर्ण जीवन की प्राप्ति ही शिक्षा है। फ्रॉबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा बालक की जन्मजात क्षमताओं की अभिव्यक्ति में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान शिक्षा के बारे में अलग अलग धारणा देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा वह है जो उस व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन उपस्थित कर देती है जिसे शिक्षा दी जाती है। शंकराचार्य जी ने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये, मतलब कि शिक्षा वही है जो मुक्ति के लिए होती है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि शिक्षा वह है जिसके द्वारा मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति करता है और अविद्या आदि दोषों को छोड़ करके सदैव के लिए आनंदित हो जाता है या हो सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा को लेकर के अलग अलग चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में, अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा जबरदस्त कथन है शिक्षा को लेकर के। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने तो परिभाषा बता दी। तो आप दो भी विद्वान, अगर किसी इन्हीं जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई, इनमें से किन्हीं दो विद्वानों की भी परिभाषाओं को अगर आप लिख देंगे अपने एग्जाम में तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा,
अति लघु उत्तरीय में तो आप ऐसे विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में अब केवल 2-3 विद्वानों की परिभाषा आपने लिखी, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है। शिक्षा क्या होती है, अब मैं आपको बताऊं शिक्षा के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, किसी विद्वान को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप समझे, सबसे पहली बात शिक्षा में क्या होता है। शिक्षा जो होती है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, चाहे आप विशेषता मान लो इसको शिक्षा की, और चाहे आप एक शिक्षा के बारे में जानकारी मान लो। तो शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से लेकर के आज तक शिक्षा जो है वो रही है, और शिक्षा आगे रहेगी भी। और जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाता है तब तक वो सीखता ही रहता है। क्लियर। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में संबंध प्रक्रिया मतलब समस्त प्रक्रियाओं से जो अन्य जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं उनसे भी रिलेटेड होती है शिक्षा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शिक्षा जो होती है चेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसे चलाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, मतलब ये खुद नहीं चलती है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे काम करने पड़ते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो होता है उसके आंतरिक गुणों और उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण होता है या प्रस्फुटन होता है। मतलब जो उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान किसके माध्यम से निकलता है, वो शिक्षा के माध्यम के द्वारा बाहर निकलता है। यानी शिक्षा जो होती है एक ऐसा माध्यम है जो आंतरिक विचारों को एक प्रकार से प्रकट करवाता है, बाहर निकलवाता है। ठीक है, शिक्षा एक प्रकार से द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों शामिल होते हैं। ये बात खास करके अलग अलग जेम्स ने बात कही, जॉन डीबी त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हैं शिक्षा को। तो शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति में बहुमुखी बदलाव आते हैं। जैसे जैसे बच्चा शिक्षित होता जाता है उसके व्यवहार में, उसके गुण में, उसके क्रियाकलाप में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये सब शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया। निश्चित तौर पर आपको शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पहली बात तो जीवन जीने का तरीका शामिल होता था उस समय का, प्राचीन भारत का। दूसरी बात गुरु, और तीसरी शिक्षा, कि गुरु कैसे हुआ करते थे और शिक्षा कैसी थी। ठीक है, और जीवन जीने का क्या तरीका हुआ करता था। तो प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो शिक्षा की अगर बात की जाए, खास करके शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो उसी को आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब शिक्षा से ही रिलेटेड है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या होता था। अच्छा, इसको हम कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जो प्राचीन भारत में शिक्षा या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में खास करके आप देखते हैं, ऋग्वेद का रचना काल जो है 2500 ईसा पूर्व माना जाता है या उससे भी पूर्व माना जाता है। तो उसी समय से आप देखते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इस काल को ब्राह्मण काल कहा है। ऋग्वेद वाला काल जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के जो काल शुरुआत होती है उसको ब्राह्मण काल कहा जाता है। और इस अवधि में समाज और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी ब्राह्मणों के हाथों में थी, और इस संपूर्ण काल में वेदों का अत्यधिक महत्व रहा, और इसी कारण से इसको हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए उसी को वैदिक कालीन शिक्षा भी कहते हैं। उसके अंतर्गत 5 परंपराएं मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा में 5 भाग बांट सकते हैं, 5 परंपराएं रही हैं। पहली परंपरा रही शिक्षा की वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा जो चली है वो चली है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो समय काल रहा है ये वैदिक कालीन शिक्षा का युग रहा है। दूसरा जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा रही वो रही है बौद्धकालीन शिक्षा। वैदिक काल में आप देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा आती है। बौद्धकालीन शिक्षा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व मतलब 1200 ईस्वी तक जो है 1200 ईस्वी तक ये शिक्षा रही है। कितने भाई 1200 ईस्वी तक रही है, ये बात ध्यान रखेंगे 1200 ईस्वी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी शिक्षा प्रणाली आई वो आई मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा जो आई वो 1200 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1700 ईस्वी तक जो समय काल रहा है वो रही है मुस्लिम कालीन शिक्षा। चौथी जो शिक्षा आई है
वो आई है ब्रिटिशकालीन शिक्षा। ब्रिटिशकालीन शिक्षा जो है 1700 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 1947 तक जो है वो रहती है। और 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद में पांचवी भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे समक्ष आती है। 5 परंपराएं में जो मैंने आपको बताई थी कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा में 5 परंपराएं हैं उसमें पांचवी है। जब भारत अपना आज़ाद होता है 1947 में, फिर उसके बाद में जो शिक्षा प्रणाली आती है उसको बोलते हैं स्वतंत्र भारत में शिक्षा। ठीक है, तो इसमें खास करके आप देखते हैं 1947 से लेकर के जो अब तक का समय काल रहा है वो स्वतंत्र भारत में शिक्षा की बात की जा रही है। तो ये 5 परंपराएं खास करके प्राचीन भारत की रही हैं। प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा में 5 परंपराएं मुख्य रूप से आप जानते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, या शिक्षा राष्ट्रीय आवश्यकता को किस प्रकार से के लिए इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का क्या कार्य है, यह जानने से पहले यहाँ हम लोगों को यह बात जरूर जाननी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता होती क्या है। वास्तव में राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य होता है भैया, किसी राष्ट्र के नागरिकों में जो एकता की भावना होती है उसी एकता की भावना को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रहित के आगे अपने हित, सभी हितों को भूल करके सभी लोग एक प्रकार से राष्ट्र को एक समझते हैं और उसके लिए मर मिटने की भावना रखते हैं। राष्ट्रहित के आगे अपने हितों का त्याग करते हैं, इसी भावना को राष्ट्रीय एकता कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है इसी भावना का विकास, यानी राष्ट्रीयता की जो भावना है इसका विकास शिक्षित व्यक्ति में ज़्यादा होती है। शिक्षा के द्वारा खास करके राष्ट्रीयता का विकास होता है। क्लियर, तो राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता के लिए शिक्षा के द्वारा क्या होता है, अध्यापक और विद्यालय का योगदान बहुत ही सार्थक भूमिका निभा रहा है और ज़रूरी भी है। जिसमें खास करके राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की अगर बात की तो पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में महापुरुषों के जीवन परिचय अगर रहेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, महान व्यक्तित्व वाला जो पोर्शन रहता है, तो जब महापुरुषों के जीवन परिचय बच्चे पढ़ेंगे तो अपने देश के प्रति जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा झुकेंगे और देश के प्रति अच्छा सोचेंगे, देश को सर्वोपरि रखेंगे। क्लियर, दूसरी बात, टीचर ये भूमिका निभा सकते हैं स्कूल में कि छात्रों को राष्ट्रीय त्योहारों, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इन सभी के प्रति और इन सभी के बारे में बताएं। इन सभी के बारे में बताएं कि भाई राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगीत कब से प्रारंभ हुआ, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, सारी चीज़ों को समझाएं। झंडा कैसे बना, उसके बनने की प्रक्रिया सब कुछ समझाएं, ताकि देश को लेकर के जो छात्र हैं उनके मन में शुरुआत से ही एक प्रकार से एक प्रेम, एक लगाव बढ़ता जाए, हम की भावना हो। तीसरी बात, राष्ट्रीय सद्भावना की आवश्यकता के लिए शिक्षा में खास करके अध्यापक किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है। और अध्यापक ही एक प्रकार से टीचर जो होता है वही शुरुआत से अगर बच्चों को देश के प्रति बताएगा तभी बच्चे देश के बारे में और देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। छात्रों को भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और औद्योगिक इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में बताएं, इन सभी विषयों को सिलेबस में शामिल करें, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा और देश के प्रति झुकाव बढ़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सद्भावना में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके लिए आत्म अनुशासन की भावना का विकास किया जाए। इसके अलावा छात्रों को विभिन्न धर्म, वर्ग, संप्रदाय के साथ राष्ट्रीय सद्भाव और प्रेम की भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि भले ही वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग जो है कलर के लोग हों किसी भी देश में, तो उसको लेकर के कोई मतभेद ना हो, सभी समान हैं, इस प्रकार की धारणा बताई जाए, बच्चों को संविधान से अवगत करवाया जाए, तो राष्ट्रीयता की भावना वहाँ से प्रबल होती है। जब राष्ट्रीयता की भावना क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और जातिवाद इन्हीं सभी से बाधित होती है, तो इन सबको अच्छे तरीके से समझाएं और बताएं कि भाई धर्म क्या होता है, धर्म की पूरी रूपरेखा समझाएं। ऐसा नहीं कि धर्म से भागे, धर्म क्या है उसको पहले समझें। कोई भी धर्म आपको लड़ना भिड़ना नहीं सिखाता है, धर्म आपको हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है तो सभी लोग मिलजुल करके जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब अभी आप देखिए भारतीय टीम किस तरीके से अब लोग हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा करके तमाम दंगे संगे करवाते हैं। अब सोचो वही मुस्लिम हिंदू सब मिल करके इकट्ठा एक टीम बनी है, भारतीय टीम, क्रिकेट की टीम। अब उसमें देखिए किस तरीके से, अब देखिए मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, बुमराह
और रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, कितने बढ़िया टीम। देखिए इस समय वर्ल्ड कप में एक अलग जलवा कायम किए हुए हैं। तो जब हम एक साथ मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस बात को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश जो होगा वो एकदम से पीक पर होगा, सबसे आगे होगा। और अब देखिए सिचुएशन भारत देश की इस समय किस तरीके से हर क्षेत्र में उन्नति भारत कर रहा है और ऐसे भविष्य में करता रहे। इसीलिए हम लोगों को राष्ट्रीयता की भावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता की भावना कब विकसित होगी? जब हम लोग शिक्षित होंगे। जब आप शिक्षित होंगे तो जब आपको कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि भैया ये काम सही है, ये काम गलत है, तो आप बताओगे कि तुम नहीं पढ़े लिखे हो, तुमको नहीं पता है, या तुम ये चीज़ नहीं जानते हो, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में ना बताएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने जो अभी तक जाना है, जो मुझे करना है मैं वो कर रहा हूँ, जो आपको करना है वो आप करें, ठीक है। तो आप हमेशा सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए लड़ें। अगर आप देश के लिए अपने जो है लड़ते हैं तो आप एक प्रकार से मतलब आपको किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं, और देश के लिए हमेशा आप आगे रहें। जब देश के लिए आप आगे रहेंगे तो देश भी आपका साथ देगा और सारे नागरिक भी आपके साथ देंगे, ठीक है, और दुनिया आपके साथ होगी। तो हर अपने देश के लिए हमेशा राष्ट्रीयता की भावना प्रबल तभी होगी जब शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये लिए इसीलिए राष्ट्रीयता की भावना विकास के लिए एक शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, जानकार होना। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि बस केवल किताब को पढ़ लेना या चीज़ों को जान लेना, बस वही शिक्षा होती, ना ना ना। शिक्षा का मतलब होता है जो आपके अंदर बैठा हुआ चीज़ है, आपके अंदर जो जानकारी है उसको बाहर निकालना, ठीक है, उसी का एक माध्यम है शिक्षा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने देश के प्रति प्रतिकूल विचार रखें, ना ना ना। वो भी शिक्षित लोग रख सकते हैं। बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं माइक पर आकर के और भड़काते हैं लोगों को, फिर मार दंगा होता है और परेशान हो जाती है जनता। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना। हम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से अपने काम से काम रखना है। जहाँ बात राष्ट्र की होगी वहाँ ना धर्म, ना जाति, ना लिंग, ना भेद, ना जन्म स्थान, ना क्षेत्र, ना भाषा, कुछ नहीं देखना है हमको कि हम हिंदी बोलते हैं, कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, फारसी, बंगला क्या बोलते हैं, डोंट मैटर, पंजाबी, सिंधी क्या बोलते हैं, उसको आपको नहीं सोचना है। आप किस एरिया से हैं उसको आपको नहीं सोचना है। आप किस धर्म किस जाति से हैं आपको नहीं सोचना है। जब बात, हमेशा आप ध्यान रखें, जब बात आपके देश की हो तो आप भूल जाइए कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। बस ये ध्यान रखें कि हम एक भारतवासी हैं और भारतीय नागरिक हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं बताएं। औपचारिक शिक्षा क्या है भैया? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जो आप लोग पढ़ते हैं शिक्षा, खास किताबी ज्ञान जो होता है उसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कि एक सिलेबस हो और उसी सिलेबस को एक समय के भीतर में पढ़ाया जाए, एक विधिवत तरीके से लेक्चर वाइज नोट्स बनवाए जाए। ये तमाम प्रकार की जो शिक्षा आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, जो आप एक प्रकार से कोई समय का बाउंडेशन नहीं होता है, आप चाहे बीए करो, चाहे एमए करो, चाहे पहले आप इंटर पढ़ो, मतलब मनुष्य जब से पैदा होता है जब तक मर नहीं जाता तब तक वो शिक्षा जो सीखता है, कोई क्रमबद्ध शिक्षा नहीं होती, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं होता। हर एक व्यक्ति टीचर बन जाता है, हर एक व्यक्ति एक प्रकार से शिक्षक और हर एक व्यक्ति स्टूडेंट होता है उसमें, ठीक है। तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कोई सरकारी या कोई नियम कायदा ज़्यादा ना हो, ठीक है, कोई स्कूल, कोई चार दीवारी ना हो जिसमें बैठ करके आप अध्ययन करें। तो समझें इसको। तो अनौपचारिक, देखिए 3 प्रकार की शिक्षा होती है। एक होती है औपचारिक शिक्षा जिसको फॉर्मल एजुकेशन आप बोलते हैं, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा जिसको इनफॉर्मल बोलते हैं, और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा जिसको आप नॉन फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो निरौपचारिक जो शिक्षा होती है उसकी अगर बात की है तो वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में बंधी नहीं होती है। निरौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा खास करके आप देखते हैं कि इसमें फ़र्क केवल होता है उसकी योजना में, ठीक है, बहुत लचीली होती है ये। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। औपचारिक शिक्षा का एक प्रकार से अगर बात की जाए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है भैया, अभी मैं समझा दे रहा हूँ औपचारिक शिक्षा के बारे में। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है उसकी अगर बात की जाए, सबसे पहले समझें, मैं तीनों शिक्षाओं के बारे में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पूछा गया है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, छात्र छात्रा को नियमित रूप से किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है।
अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं। या फिर यूं कहें कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाली संस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है। एक सिलेबस होता है, एक मास्टर होता है, एक और विद्यार्थी होते हैं और वो पढ़ते हैं एक निश्चित समय सीमा के भीतर। क्लियर। ब्राउन महोदय ने औपचारिक शिक्षा के 5 साधन बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताया विद्यालय, दूसरा बताया पुस्तकालय, तीसरा बताया वाचनालय यानी कि जिसमें लेक्चर होता है, और चौथा होता है संग्रहालय। ठीक है। और पांचवा संग्रहालय मतलब जहाँ पर किताबें और सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं उसको बोलते हैं। संग्रहालय में किताब के अलावा हस्तलिपियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं। ठीक है। पांचवा होता है आपका कला और छठा होता है व्यायामशाला। ये एक प्रकार से ये 5-6 चीज़ें होती हैं साधन, जो कि औपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं, ब्राउन महोदय बताते हैं। औपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो सीधे सीधे ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सभी संस्थाओं में जो आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। समझ में आ गई चीज़ें? तो खास करके औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं के नियम के द्वारा बंधी होती है। निश्चित आयु वर्ग मतलब एक समय होता है, एक एज होती है पढ़ने की। ठीक है। और औपचारिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं कि आप ये पढ़ोगे तो ये बनोगे, वो पढ़ोगे तो बनोगे, इस प्रकार से ये शिक्षा होती है। ठीक है। ये होती है औपचारिक शिक्षा। जबकि बात की जाए इनफॉर्मल एजुकेशन की यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे पत्राचार के माध्यम से आप कहीं पर पेपर पढ़ रहे हैं उससे सीख लें, कोई कार्यक्रम आ रहा है टीवी पर उसको आप देख करके जान लें। ठीक है। किसी से आप जनसंचार करके, किसी से आप जो है बातचीत करके सीख लें कोई चीज़, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं? वही सब चीज़ें होती हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो ये एक प्रकार से शिक्षा का व्यापक रूप होता है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है और इसके लिए किसी निश्चित संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी शिक्षक की यानी किसी टीचर की, किसी पाठ्य पुस्तक की या किसी शिक्षण विधि की, इन सभी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बालक समाज में रह करके अनुभवों के द्वारा ये सारी चीज़ें खुद ही सीख जाता है, इसको कोई सिखाता नहीं है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसी कारण संपूर्ण विश्व शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रकार से व्यापक स्थान होता है। कहीं पर रह करके कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी समय में आप इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक जो अनुभव प्राप्त होता है बालक को, उसे चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है उससे। तो कहीं ना कहीं पे अनुभवात्मक शिक्षा या किताबी कीड़ा नहीं होती है ये अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किताब वाला जो ज्ञान होता है स्कूल में जितना पढ़ते हैं उतना, लेकिन जो अनुभव के द्वारा आप सीखते हैं दिन प्रतिदिन उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, सॉरी अनौपचारिक शिक्षा। अगर बात की जाए अच्छा अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन होते हैं परिवार से आप कुछ सीखते हैं, कुछ समुदायों से आप सीखते हैं, मित्र मंडली से अपने सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, खेल के मैदान से आप सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। ठीक है। तो ये होता है सीखने का कुछ स्थान अनौपचारिक शिक्षा में। जबकि बात की जाए निरौपचारिक शिक्षा की, जिसको आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो निरौपचारिक शिक्षा जो होती है ये शिक्षा पद्धति जीवन प्रयत्न चलती रहती है। निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में लचीला होता है और उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार करना होता है इसका। इस शिक्षा के अनुदेशक के कर्तव्य समान अध्यापक से भिन्न होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम मतलब पाठ्यक्रम यद्यपि निर्धारित होते हैं परंतु छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। और आपको बता दूं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम जन शिक्षा के प्रसार तथा निरक्षरता उन्मूलन के प्रमुख रूप में, जैसे कि मान लेते हैं कोई जो साक्षरता अभियान चलाया गया वो निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा चलाया गया। आप जैसे कोई कार्यक्रम आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है आपके गांव में, तो वो होता है निरौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम। ठीक है, ये बात ध्यान आ गई। तो इस प्रकार से ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा का सिलेबस या ये सारी चीज़ें फिक्स होती है, लेकिन इसमें कोई संस्था में जाकर के नहीं पढ़ना होता है। एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, गांव-गांव में जानकारी दी जाएगी, आ करके बताएंगे। तो प्रसार शिक्षा जो होती है उसी को निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, प्रसार कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, साक्षरता बढ़ाया जाए, निरक्षरता को कम किया जाए। तो ये सब शिक्षा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके सांस्कृतिक, सामुदायिक, सामाजिक, भौतिक और शैक्षिक कई उद्देश्य हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने औपचारिक, नौपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षाओं को जान लिया। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान बताएं। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में कहाँ कहाँ चीज़ें बताई गई हैं, वही है शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का एक का है। अनुच्छेद 21 के का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है और भारतीय सरकार के द्वारा 6 से लेकर के जो 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा कानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये एक मौलिक अधिकार है हर एक बच्चे का। 6 से और 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी में बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ते हैं, उसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है। ये अनुच्छेद 21 का कहता है, ये एक मौलिक अधिकार भी अब हो गया है। तो पहली बात संविधान में प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे फ्री में स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो भी प्राइमरी जो स्कूल है सरकार के द्वारा बनाई गई। दूसरा प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 ये भी मौलिक अधिकारों की ही संज्ञा में आता है। इसमें एक प्रकार से अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में खास करके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसमें बच्चों को लेकर के खास करके ये बताया गया कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर निषेध किया गया है। मतलब जो बड़े कारखाने हैं जहाँ पर खतरा होता है वहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे जो हो या फिर 14 साल से कम के बच्चों को आप नहीं काम दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। किसी खदान में, किसी फैक्ट्री में, किसी खतरनाक रोजगार में अगर आप 14 साल से नीचे बच्चे को काम देते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर आप काम नहीं देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। इसी पढ़ने के चीज़ों पर फोकस करने के लिए ही एक मौलिक अधिकार बनाया गया था इसको, ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, काम पर ना ध्यान दें। ठीक है, और ये बात मौलिक कर्तव्य में भी शामिल की गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए मतलब एक प्रकार से वो उनका कर्तव्य है कि वो भेजें। कहाँ भेजें? स्कूल में भेजें ताकि बच्चे पढ़ें। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 51 के का में बातें बताई गई हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रावधान है वो ये है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है 39 वो खास करके नीति निर्देशक सिद्धांत है, DPSPs है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। अनुच्छेद 39 जो है उसमें बताया गया कि सरकार के द्वारा विशिष्टता अपनी नीति को मजदूरों के स्वास्थ्य और बाल संरक्षण, इसके अलावा पुरुषों और महिलाएं तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण न होने देने और आर्थिक जरूरतों के कारणों नागरिकों को उनकी उम्र और अपनी उम्र और ताकत के लिए अनुपयुक्त उद्यम में प्रवेश न करने के प्रति निर्देशित करना होता है। कि मतलब अगर किसी को लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो उसके काबिल नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें बनाई गई। शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान भी किया गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त होता है। स्वतंत्रता के बाद में आप देखते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होता है और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित कई सारे विषयों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के खंड 3 और खंड 4 यानी भाग 3 और भाग 4 यानी मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सभी में आप देखते हैं शिक्षा को लेकर के कई सारी बातें कही गई। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, शिक्षा अधिकारों में समानता, अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के जैसे कि जो मदरसे वगैरह में आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के माध्यम खास करके हिंदी भाषा के विकास को लेकर के बढ़ावा मिला। तो ये सब शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान किए गए। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। तो ये थे शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है लोकतंत्र और शिक्षा। लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में कुछ बताएं भाई। लोकतंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र को एक नाम और है, हिंदी में बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं भैया? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। और लोकतंत्र और शिक्षा जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे आवश्यक जो माध्यम है वो शिक्षा ही है।
तीसरी बात ये है कि अगर कभी भी लोकतंत्र में दोष बताए जाते हैं तो उन सब का प्रमुख कारण क्या होता है? शिक्षा का अभाव या शिक्षा की कमी। जहां पर लोकतंत्र में कमी आती है, लोकतंत्र में दोष आते हैं, वो शिक्षा की कमी के द्वारा ही आते हैं। चौथी बात यह है कि अगर शिक्षा ही लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्य में उनकी रुचि उत्पन्न करती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा के द्वारा ही लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है ताकि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों को समझे जाने। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा जो होती है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है, और शिक्षा को सफल बनाने के लिए लोकतंत्र आवश्यक होता है। शिक्षा तभी आपको अच्छी मिलेगी जब आप लोकतंत्र जीवन जिएंगे, नहीं तो अगर आप तानाशाही जीवन में रहेंगे, राजा तानाशाह होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। छठा जो संबंध है शिक्षा और लोकतंत्र में वो ये है कि हम खास करके ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र और शिक्षा जो है वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित के संबंध हैं। जॉन ड्यूबी कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में या शिक्षा की कमी में लोकतंत्र जो हो जाएगा लंगड़ा, निर्जीव, लचीला, और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा जो होगी वो सूखी, नीरस और मृतप्राय हो जाएगी। मतलब कि जहाँ एक तरफ शिक्षा की अगर कमी हो जाती है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र लंगड़ा हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, बिना जीव के हो जाएगा, और लचीला हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। जबकि लोकतंत्र अगर नहीं रहेगी, मतलब लोकतंत्र की कमी रहेगी शिक्षा में, तो शिक्षा जो होगी सूखी पड़ जाएगी, एकदम से नीरस पड़ जाएगी, मृतप्राय हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा लोकतंत्र को सफल बनाती है। लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। शिक्षा लोकतंत्र के समानता, अधिकार, नियम कानून को समझने में हेल्प करती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम जो होते हैं अपने अधिकारों को, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, उनको हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जो कि लोकतंत्र को सफल बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा दी जाए, तो तभी तो आप शिक्षित हो पाएंगे। लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण करना। लोकतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की बुद्धि, लब्धि, प्रगति, मतलब प्रजाति, धर्म, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सभी भिन्नता होने के बावजूद भी सबके लिए शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं। सभी को समान अवसर दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब होती है लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में कुछ संबंध जो मैंने आपको बताए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता हूं, तो जो भी आपको वहां पर याद रहेंगी उन चीज़ों को आप लिख दीजिएगा, तो भी आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बताइए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कई सारी समीक्षाएं हैं, मतलब जो है क्या है, समस्याएं हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो खास करके नर्सरी से पहले की शिक्षा या नर्सरी केजी जो होती है, मतलब कक्षा 1 से पहले की शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये बच्चों को एक प्रकार से खास करके आप देखते हैं शुरुआत की जो शिक्षा है वही होती है। तो इसकी कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो उद्देश्य की समस्या है इसमें, क्योंकि पूर्व प्राथमिक की संख्या, बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, परंतु अभी तक इसके कोई उद्देश्य निश्चित नहीं है। ये विद्यालय बालक को थोड़ा ज्ञान भले ही दिला दे, परंतु उसका समग्र विकास नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं, ना ही उपयुक्त वातावरण का सृजन कर पाते हैं विद्यालय। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों को छोटे से कक्षा क्या 3 साल के बच्चे से का एडमिशन अब हो जाता है, पहले 5 साल पे एडमिशन होता था। तो बच्चों का जो बचपन होता है वो माता पिता उनको डांट डपट करके बस घर से मार वार करके भेज देते हैं, जाओ पढ़ो 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 पढ़ो, बस बच्चे को एक ही काम बताते हैं कि भाई पढ़ो, जा करके स्कूल में भेज देंगे। अपने सर पर नहीं, मतलब बच्चों का जो पारिवारिक वातावरण था उससे उनका ध्यान कट जाता है और केवल बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे पाते। तो ऐसे में उनका बचपना जो होता है वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म सा हो जाता है। क्लियर। तो इसका कोई उद्देश्य नहीं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, बस ऐसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई जाने लगी विदेशों में, तो लोगों ने यहाँ पर भी सीखा और KG UKG LKG दुनिया भर का KG फेजी बना करके और पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, उद्देश्य की समस्या है सबसे पहली। दूसरी समस्या ये है कि धन का अभाव भी होता है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति का प्रमुख कारण होता है धनाभाव। भारत सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर संपूर्ण शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का लगभग 0.2% ही व्यय करती है। मतलब लगभग एक शिशु पर लगभग 15 रुपये वार्षिक व्यय करती है, जो अत्यंत ही बहुत ही कल्प होता है, बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है। फिर भी आप देखते हैं
बहुत ही एक प्रकार से समस्या है धन के अभाव की, चूँकि खास करके 15 रुपये बहुत पहले की ये डाटा मैं आपको बताया हूँ। चूँकि अब उस पर रिसर्च नहीं हुआ, हालांकि रिसर्च होगा तो बहुत सारे मतलब बहुत ही कम पैसा खर्च होता है इस पर। इसको इसको कारण से भी इसके कारण से भी दिक्कतें आती हैं। तीसरी समस्या है अभिभावकों की अज्ञानता, चूँकि जो माता पिता हैं वो भी कहीं ना कहीं पे चीज़ें नहीं जानते हैं। आज भी आप देखते हैं देश की लगभग 36% जनसंख्या जो है निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो ऐसे अभिभावक को छात्र को विद्यालय भेजने में कोई रुचि नहीं लेते बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे जो माता पिता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ बच्चे तो पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी एवरेज नहीं हो पाते। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का या अध्यापकों का अभाव होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही कम पैसे पर लोग मैडम को रख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल में, और फिर वो मैडम क्या होती हैं, जो उनका गुस्सा होता है, घर का गुस्सा होता है या दुनिया भर का जो टेंशन उनके सर पर होती है मैडम के, वो जो है बच्चों पर निकाल देती हैं। ठीक है। और अभी एक मैडम का वीडियो वायरल हुआ था, बच्चों को बड़ा अच्छा तरीके से ट्रीट कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। तो ऐसी मैडम अगर हो पढ़ाने में, बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाएं तो अब बच्चे आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब घर जैसा माहौल पाएंगे बच्चे तभी पढ़ पाएंगे। और बाकी अगर आप सोचें कि डंडे से मार करके बच्चे को डरा धमका करके पढ़ाएंगे तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। बच्चे को समझा बुझा करके आप पढ़ाएं। क्लियर। कई सारी समस्याएं और हैं, जैसे कि अपूर्ण और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, विभाजित उत्तरदायित्व तो है, कई प्रकार की चीज़ें जो है समस्याएं आ रही हैं, जो कि खास करके बच्चे का अच्छा अच्छे भावना मतलब अच्छे अच्छे जो है स्कूलों की कमी है। छपरे में कोई पढ़ा रहा है, कोई टीने में पढ़ा रहा है, साधारण जनता जो है अनपढ़ है, उचित पठन सामग्री नहीं है, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है, और नए प्रयोग नहीं हो रहे हैं इस पर। तो तमाम बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपने अभिभावक जो होते हैं बच्चे के माता पिता, वो नहीं भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और खास करके लागू हुई 2020 में 2022 में 2022 में लागू हुई आकर के। उसके बारे में कुछ बताएं। प्रश्न आपसे यही पूछा गया। तो 2020 में जो आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, वर्तमान में खास करके ये लागू है और उसी के तहत सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 34 साल पहले जो है लगभग शिक्षा नीति आई थी, 34-35 साल। तो उसको एक प्रकार से थोड़ा सा अच्छा किया गया, उसमें संशोधन किया गया और एक नई शिक्षा नीति लागू की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है कि शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है। और आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खास करके 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति आई है, ये जो वर्तमान समय में 10+2 का शैक्षिक मॉडल था, जो उसको हटा करके अब इस समय 5+3+3+4 के पैटर्न पर आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। +3 मतलब +5 मतलब 5+3+3+4 का मतलब क्या है? 5 साल जो होता है फाउंडेशन स्टेज उसको बोलते हैं। 3 जो होता है इसको बोलते हैं प्रेटरी स्टेज, और जो 3 साल ये होता है उसमें मिडिल स्टेज बोलते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक। और आपका अगला जो होता है चौथा, वो है सेकेंडरी स्टेज। अब जो आपका फाउंडेशन स्टेज है उसमें बच्चा जो होता है, जो पहले 3 साल बच्चों को खास करके आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, प्री स्कूलिंग इसको बोलते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूलिंग शिक्षा। ठीक है, 3 साल शुरुआत की वो ऐसे पढ़ेगा, और इसके बाद बच्चा जो होगा कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है, वो पढ़ेगा। यानी कि लगभग बच्चा 3 साल से लेकर के 8 साल तक जो है, यानी 5 साल शुरुआत में फाउंडेशन कोर्स होगा उसका। वो 5 साल तक एक प्रकार से पहला चरण जो होगा वो समाप्त होगा। उसके अंदर दूसरा चरण जो आएगा उसमें 3 साल बच्चा पढ़ेगा। अब 3 साल को इसको बोलेंगे प्री प्रेटरी स्टेज। प्री प्रेटरी स्टेज में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी, और 8 से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो खास करके प्री प्रेटरी स्टेज में पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। और 3 साल के इस समय में आपको मतलब बच्चों को विज्ञान, गणित, कला और इन सभी विषयों पर जो है जोर दिया जाएगा और इनको पढ़ाया जाएगा विधिवत तरीके से। जो तीसरी स्टेज होगी
वो मिडिल स्टेज कहलाएगी। सॉरी मिडिल स्टेज, हाँ मिडिल स्टेज कहलाएगी। तो तीसरी स्टेज जो मिडिल स्टेज होगी वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक जो होगी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक मिडिल स्टेज कही जाएगी। और इसमें खास करके 11 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको कवर किया जाएगा, और 3 साल ये भी पढ़ाया जाएगा। और इसमें खास करके कुछ विशेष कौशल या विशेष स्किल से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी। इसमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को। फिर उसके बाद में आएगी सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 4 साल, ठीक है। इसमें कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई होगी वो खास करके सेकेंडरी स्टेज में होगी, क्योंकि 8 तक आप यहीं पढ़ चुके होंगे। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, यानी 9 10 और 11 12, ये जो क्लास होगा आप 14 साल से लेकर 18 साल तक जो है होते होते आप इंटर पास कर जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 साल में आप जो है ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा, और सेकेंडरी स्टेज आपका जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में फिर आप जो है किसी विषय से आप जो है मान लेते हैं आप बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थी नई शिक्षा नीति के बारे में जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसकी विशेषता ये है कि 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 5वीं तक जो छात्र होंगे, कक्षा 5 तक यानी कि जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ पर आपको मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी, उनके लिए संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। जो बच्चे जो भी भाषा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। इसके अलावा कक्षा 10 बोर्ड की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा, मतलब 12 में बोर्ड की परीक्षा होगी, 10 वाली बोर्ड की परीक्षा ख़त्म कर दी गई है। ग्रेजुएशन की डिग्री जो है 3 से 4 साल की होगी, मतलब 3 साल की भी डिग्री होगी और 4 साल की भी डिग्री होगी। कुछ विश्वविद्यालय 3 साल, कुछ विश्वविद्यालय 4 साल पर डिग्री देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति मान लेते हैं कि 1 साल मान लेते हैं बीए आप कर रहे हैं, तो 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ देता है, फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है, तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से फिर से प्रारंभ कर सकता है जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। तो ये सबसे बड़ा काम हुआ है इसमें। मान लेते हैं आप बीए का प्रथम वर्ष करके छोड़ देते हैं, तो फिर 3 साल बाद आपका मन बनता है पढ़ने के लिए, तो फिर से आप अपना वही 1 साल का जो आपका जो कोर्स, मतलब चीज़ें जो आपको मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा, मतलब कि जैसे मार्कशीट मिलती थी वैसे आपको मिलेगा, तो उसको दिखा करके आप फिर से वहीं से सेकेंड ईयर से पढ़ाई अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब वो सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तो आपको दूसरे वर्ष में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। देखिए अब क्या होगा, बीए में जो आप इसे आप कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डिप्लोमा, मतलब आपको क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 1 साल का कोर्स अगर आपका बीए का करेंगे तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई 1 साल बच्चे ने किया है बीए, ठीक है, बीएससी किया है। लेकिन अब जब 2 साल का आप कर लेंगे, 2 साल का कर लेंगे, तो आपको एक मतलब डिप्लोमा की डिग्री जो होती है, डिप्लोमा मिल जाएगा आपको 2 साल में, ठीक है। और तीसरे साल या चौथे साल की जो होगी उसमें 3 से 4 साल अगर आप बीए करेंगे तो आपको डिग्री दी जाएगी। तो डिग्री आपको मिलेगी कब, जब आप बीए कंप्लीट कर लोगे तब। लेकिन अगर उसके बीच में आप छोड़ते हो, तो पहले साल छोड़ते हो तो आपको केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप दूसरे साल छोड़ते हो तो उसके लिए आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना होगा, ठीक है। हायर एजुकेशन मतलब उसके आगे नहीं पढ़ना होगा, जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। मतलब जो एमए वगैरह करेंगे या आगे और पढ़ना चाहते हैं तो उनको 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 साल की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स 1 वर्ष में एमए कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी जो बीए में 4 साल समय देंगे उनका बाद में 1 साल एमए कर सकते हैं वो, मतलब कि एमए उनका 1 साल में ही कंप्लीट हो सकता है। एमफिल की अनिवार्यता भी अब खत्म हो गई, जो पहले एमफिल वगैरह करना पड़ता था वो अब खत्म हो गया। एमए के बाद आप सीधे जो है पीएचडी कर पाएंगे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक करके और अपना कोर्स बदल भी सकता है, ये भी प्रक्रिया शिक्षा नीति में बताई गई है। इसके अलावा स्कूली बच्चों को खेल कूद, योगा करने के लिए, नृत्य करने के लिए या मार्शल आर्ट्स, इन सभी को सिखाने के लिए या एक प्रकार से और भी चीज़ों को जो विशेष चीज़ें हैं उनको सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि बच्चे हर एक मामले में आगे बढ़ सके। तो ये है शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एक दिन मैं शिक्षा नीति को और विस्तार से आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का महत्व बताइए। माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताइए भाई फटाफट से। तो माध्यमिक शिक्षा के अगर बारे में बताऊं अगर, तो भारत में माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तर है। और वह मतलब प्राथमिक होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो एक प्रकार से 0 से लेकर के, अब मान लेते हैं नर्सरी केजी ये सब हो गया पूर्व प्राथमिक। 1 से लेकर के 5 तक जो होता है ये प्राथमिक शिक्षा हो जाती थी पहले। और माध्यमिक शिक्षा जो होती थी वो 6 से लेकर के 8 तक होती थी। 9 से लेकर के 12 तक आपका उच्च शिक्षा, मतलब एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा ही मान सकते हो उसको, मतलब माध्यमिक शिक्षा से ऊपर थोड़ा सा मान सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में उच्च शिक्षा आपका बीए बीएससी ये सब होता है, एमए एमएससी, क्लियर। तो माध्यमिक शिक्षा जो है खास करके आपको बता दूं, भारत में माध्यमिक शिक्षा खास करके आप देखिएगा किशोरावस्था के दौरान बच्चे इसको पढ़ते हैं। मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 18 साल से नीचे तक यानी कि इंटर तक की शिक्षा आप माध्यमिक शिक्षा में मान सकते हो, या 6 से लेकर के 12 आप मान सकते हो माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। उससे पहले तक 1 से लेकर के 5 तक आप प्राथमिक शिक्षा मान सकते हो। फिर उसके बाद में आप जो है उच्च शिक्षा आप मान सकते हो। आपका जो हायर एजुकेशन होता है उसको आप मतलब इंटर के बाद जो शिक्षा आप लेते हैं वो हायर एजुकेशन होता है। आप चाहे जो भी कोर्स करें वो अलग होता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं नई शिक्षा नीति में जो मैंने आपको पूरा बताया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से शिक्षा को बांटा गया। और आपको बता दूं इसका महत्व क्या है। शिक्षा का पहला महत्व आप लिखिएगा, महत्व ही पूछा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा का पहला महत्व है कि प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी का काम करती है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसका स्तर मतलब ये किशोर अवस्था, किशोर और किशोरियाँ जो अध्ययन करते हैं उनके व्यक्तिगत मतलब व्यक्तित्व की शैली पर भी निर्धारित होती है, उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, क्लियर। और यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी भी आरंभ होती है। माध्यमिक शिक्षा से ही आप एक प्रकार से धीरे धीरे अपना एक तरह की जो नौकरी वाली जो पोजीशन होती है उसको आप ग्रहण करने लगते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में यही सारी चीज़ें होती हैं। माध्यमिक शिक्षा में और क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का विकास करती है शिक्षा, सामाजिकता का विकास करती है, सामुदायिकता का विकास करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए आधार एक प्रकार से बनाती है। और छात्र छात्राएं जीवन जीने की कला जो होती है माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थी माध्यमिक शिक्षा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्लियर। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा को अगर बांटें तो खास करके इसको जैसे कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आप मान सकते हो माध्यमिक शिक्षा, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माध्यमिक शिक्षा को भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं, एक प्री प्राइमरी शिक्षा, एक प्राइमरी शिक्षा और एक सेकेंडरी शिक्षा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने आपको बांटा था खास करके जो मैंने नई शिक्षा नीति में बांटा है उसके अकॉर्डिंग अगर बांटे तो बांट सकते हैं, हालांकि महत्व पूछा गया था तो उतना ही आप जाने अभी। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कोर्स कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, ये बढ़िया प्रश्न है। तो उच्च शिक्षा में कौन कौन से कोर्स आते हैं भैया, देखें। उच्च शिक्षा में सबसे पहले तो आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट यानी कि जो बीए होता है, बीए आपका आता है, ठीक है। बीए जो है किस में आता है, बीए जो होता है ये भैया उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए, स्नातक और परास्नातक ये दोनों उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो स्नातक के डिग्री के अंतर्गत आप बीए करेंगे तो स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी। आप बीएससी करोगे स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी। आप बीकॉम करोगे मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी को बोलते हैं। इसके अलावा चाहे आप बीटेक करोगे, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो भी एक प्रकार से स्नातक ही होता है। बीटेक की डिग्री आप कर लें तो यानी स्नातक की डिग्री आपको मिल गई। इसके अलावा एमबीबीएस जो होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी साइंस जो होती है उसी को एमबीबीएस बोलते हैं। तो वो भी स्नातक डिग्री के अंतर्गत ही आता है, क्लियर। इसके बाद में जो परास्नातक आपका होता है, परास्नातक में आप एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस, एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमबीए आप करते हैं, ठीक है। अच्छा, बीसीए आप करते हैं स्नातक में, लेकिन एमबीए आप करते हैं, बीसीए एमबीए उसके बाद में होता है। तो एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और पीएचडी फिर करते हैं डायरेक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो पीएचडी का मतलब क्या होता है, ये तो होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तो आप जो है पीएचडी जब करते हैं तो वो भी पीएचडी भी आपकी एक प्रकार से ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही शामिल है, ठीक है।
भारतीय उच्च शिक्षा के कई सारे संस्थान जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सब उच्च शिक्षा के संस्थान ही होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। केवल 5 प्रश्न करने हैं खंडवा से, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य को समझाइए। भारत में उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो भारत में उच्च शिक्षा के कई सारे उद्देश्य हैं। जैसे अगर बात की जाए, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों में आनुवांशिक गुणों को ज्ञात करके उनका विकास करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये होता है उच्च शिक्षा का कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी हों, जो बुद्धिमान हों, जो बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हों, जो समाज सुधार के कार्यों में सहयोग दे सकें, ऐसे लोगों का चुनाव करना, ये भी उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा का। तीसरा उद्देश्य होता है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हों और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हों। इसके अलावा ऐसे विवेकशील नागरिक तैयार करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य होता है जो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, ज्ञान की सदैव खोज करें, व्यवसाय का प्रबंध करें, देश में भौतिक अभावों की पूर्ति करें। इसके अलावा विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करने वाला हो व्यक्ति, तो वो होता है एक प्रकार से, ये सब उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा का। ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य होता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर सकें, ठीक है, और उस संस्कृति के विकास में योगदान दे सकें। और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य के क्षेत्र का नेतृत्व भी कर सकें। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास किया जा सके, विद्यार्थियों का आध्यात्मिक विकास किया जा सके, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सके, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के संरक्षण और संवर्धन की बात उनको बताई जा सके। तो ये सब एक प्रकार से उद्देश्य होता है भारत में उच्च शिक्षा का। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सभी की बात तो करना ही। इसके अलावा आप देखते हैं विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना, ये सब एक प्रकार से उद्देश्य होता है भारतीय उच्च शिक्षा का। आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, प्रशिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण परिषद जो होता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या, NCERT, ठीक है। NCERT जो आप नाम सुने हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। तो ये होता है क्या, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात की जाए NCERT की, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है भारत सरकार के द्वारा एक स्थापना किया हुआ एक संस्थान है जो क्या करता है कि विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। और ये परिषद क्या करती है, NCERT की भारत में स्कूली शिक्षा खास करके संबंधी जो नई नई नीतियाँ होती हैं उन पर कार्य करती है। और मुख्य कार्य इसका होता है शिक्षा और समाज का कल्याण करना, और ख़ास करके स्कूल संबंधी जो नीति होती है शिक्षा से रिलेटेड उसका निर्माण करना NCERT करती है। पुस्तकें वगैरह कौन सी लगेंगी ये बात NCERT तय करती है। और इसका मुख्य कार्य होता है शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करना। इसके अतिरिक्त NCERT के और भी कार्य होते हैं, जैसे कि शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग देना, प्रोत्साहित करना उसको, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूलों में खास करके शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करवाना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह ये सब देना जो काम होता है NCERT का ही होता है। इसके अलावा NCERT जो होती है भारत सरकार के द्वारा 1961 में स्थापित की गई थी, एक स्वायत्त संगठन है। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार और नीतियों को बनाना, कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करना, उनको सलाह देना, ये NCERT का काम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। NCERT में जैसे कई सारी संस्थाएं NCERT के सहयोग के लिए बनाई गई, जैसे कि
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया, जो कि एनसीईआरटी की मदद करता है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान बनाया गया भोपाल में। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बनाया गया अजमेर में। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में बनाया गया। मैसूर में भी बनाया गया क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान बनाया गया शिलांग में, जो कि एक प्रकार से एनसीईआरटी के अंडर में ही काम करते हैं और शिक्षा की जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम एनसीईआरटी करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी बोलते हैं, उसके कार्य और दायित्व बताइए। यूजीसी क्या होता है भैया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये होता है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और केंद्रीय सरकार का एक आयोग है, और यही आयोग सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, यूजीसी का। और खास करके यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पुणे में एक है, एक भोपाल में है, एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में है, और एक आपका गुवाहाटी में पड़ेगा, और एक शायद बेंगलुरु में आपका पड़ेगा। बिल्कुल, तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी, ये 6 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं यूजीसी के। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। यूजीसी खास करके आप देखते हैं राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, यानी जिसको आप बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसका भी आयोजन यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाई होते तभी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक प्रकार से विश्वविद्यालयों, जब आप उत्तीर्ण कर लेंगे नेट, तो फिर उसके बाद में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आप अध्यापक जो बनते हैं नेट क्वालिफाई ही होते हैं। जो व्यक्ति नेट पास करते हैं, पीएचडी करते हैं, वही पढ़ाने के अधिकारी हो पाते हैं विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में। भारतीय संसद के द्वारा 1956 ईस्वी में एक अधिनियम बना करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करी गई थी। और खास करके आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 52 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कार्य बताए गए हैं। और खास करके आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 9 सदस्य होते हैं, जिनमें सरकार के द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं उनकी संख्या अधिकतम 3 होती है। 3 उपकुलपति होती है 9 सदस्यों में से, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से रिटायर होते हैं उपकुलपति, या उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते भी हैं तब भी। और देश की विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुरूप ज्ञान और निष्पक्षता के आधार पर इसका चुनाव होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों का। और आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर CD देशमुख। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास कार्यक्रमों पर सुझाव देता है यूजीसी, विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन करता है, आवश्यक आर्थिक सहायता भी देता है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को। इसके अलावा 5 साल में एक बार विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार सुझाव देता है। तो ये सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य होते हैं। इसका दायित्व ये होता है कि खास करके शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, उसे बनाए रखने के सुझाव देना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये दायित्व होता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर के संबंध में उनसे तथा अन्य संस्थाओं से परामर्श लेना, आवश्यक कदम उठाना उस संदर्भ में, ये सब काम होता है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा और अनुसंधान कार्यों का स्तर ऊंचा उठाने और उसमें समन्वय लाने के लिए समुचित व्यवस्था करना, विश्वविद्यालय में परस्पर समन्वय और सहयोग बढ़ाने की समुचित उपाय करना, व्यवस्था करना, ये सब काम यूजीसी का ही होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का होता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको आप बोलते हैं एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है भारत सरकार की एक संस्था है, और इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के द्वारा 1993 के अंतर्गत ये 17 अगस्त 1955 ईस्वी में एनसीटीई की स्थापना की गई थी। और इसका उत्तरदायित्व था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं और धाराओं की स्थापना की जाए, और खास करके ताकि जो टीचर हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाए, टीचर को प्रशिक्षित करने के लिए। क्योंकि क्या हुआ कि तो ये ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कई सारे कार्य हैं, जैसे कि ये इस परिषद का मुख्य कार्य है और अहम कार्य ये होता है कि कोई टीचर है
टीचर शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों और यूजीसी को सलाह प्रदान करती है। और शिक्षक शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है। इसके अलावा जो ये संस्था है खास करके मतलब ये संस्था है एनसीटी, ये खास करके क्या करती है, समय समय पर सामाजिक गतिविधियों, आवश्यकताओं के अध्ययन का पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा जो टीचर के लिए एजुकेशन का काम करती है, मतलब टीचर को प्रशिक्षण देना हुआ, टीचर को ट्रेनिंग देने की बात होती है, ये सब एक प्रकार से यही करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है और यह परिषद शिक्षकों की शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए, उनको सुझाव देने के लिए काम करती है। इस परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ था, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 55 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी शामिल होते हैं। कार्यकाल 4 साल का होता है इनके सदस्यों का, और जो सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका 4 साल का मतलब होता है काम, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं वो 2-2 साल के लिए इसमें नियुक्त किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं जो कि काम कर रही हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, अभी शिक्षा शास्त्र का मैंने मॉडल पेपर दिया कि नहीं दिया, इस बात को लेकर के मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का दिया है कि नहीं दिया है? अगर नहीं दिया होगा तो मैं दे दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, तो ये सब आपका क्या है भाई, यही सब है आपका एक प्रकार से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मतलब ये अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, ताकि अध्यापक जो हैं वो अच्छे तरीके से अध्यापक को क्या जानना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ पाए, जान पाएँ और उसके बाद में फिर आगे को कार्यों को कर पाएँ। तो ये सब होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य जो मैंने आपको बताए, ठीक है। और खास करके शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अपने क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करती है ये संस्था, अनुसंधान कार्यों का आयोजन करती है, तो ये बड़ा काम होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के परिदृश्य का वर्णन कीजिए। परिदृश्य का वर्णन का मतलब सीधा सा होता है कि भाई इसके बारे में आप बताएं, इसकी समस्याएं जो हैं खास करके प्राथमिक शिक्षा की और माध्यमिक शिक्षा की, उन चीज़ों के बारे में आप बताएं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्या मतलब वो रहे हैं, समस्याएं रही, उन समस्याओं के बारे में बताएं, उसी को परिदृश्य बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो समस्या है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वो ये है कि अनुपयुक्त पाठ्यक्रम रहता है, मतलब कि पाठ्यक्रम ठीक ठाक नहीं रहता, पाठ्यक्रम में दोष है। दूसरी बात, दोषयुक्त शिक्षण पद्धति भी है, जो पढ़ाने की शैली है, तरीका है, वो भी गड़बड़ है। तीसरी बात, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा होती है, जो उद्देश्य को साध करके खास करके मतलब शिक्षा दी जाती है, वो उद्देश्य बच्चे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और इसके अलावा व्यक्तिगत स्कूलों की अवांछनीयता, एक प्रकार से लगातार व्यक्तिगत स्कूल, प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं, इससे भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा सामुदायिक जीवन का अभाव है इसमें। पांचवी बात यह है कि दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी होती है, जो एग्ज़ाम कराने का पैटर्न होता है उसमें भी दिक्कत है। इसके अलावा अनुशासनहीनता की समस्या है, संगठन में एकरूपता का अभाव है, अपव्यय और अनुरोधन, यानी कि बच्चे जो होते हैं बहुत सारे लोग डर करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग आधा पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो उसी को अवरोधन और अनुरोध और खास करके अपव्यय बोलते हैं, अनुरोधन और अपव्यय। तो ये सब समस्याएं हैं। माध्यमिक विद्यालय का कुप्रबंध जो है, ये भी एक समस्या सामने आती है। तो ये सब है समस्याएं हैं। समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहली बात तो करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात रुचिपूर्ण और पाठ्यक्रम जो हो, अलग अलग टाइप का पाठ्यक्रम हो, बच्चे के रुचि के अकॉर्डिंग हो कि कौन सा बच्चा कैसा पाठ्यक्रम चाह रहा है, कैसा सिलेबस चाह रहा है, तो ऐसे बांटे, मतलब जैसे एक ही रुचि वाले बच्चों को एक तरफ कर दे, उनको उनका सिलेबस अलग बांट दे, दूसरे का सिलेबस अलग बांट दे, तो ऐसे होगा तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। इसके अलावा प्रावैगिक विधियों का प्रयोग करें, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए, जो उद्देश्य आप रखे हैं, जिन उद्देश्यों से आपको माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है वो उद्देश्य पूरा करें। माध्यमिक विद्यालयों के संगठन में एकरूपता लाई जाए,
परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, व्यक्तिगत स्कूलों की समाप्ति करी जाए। ठीक है, कुछ स्कूल जो मतलब स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं और स्कूलों के बढ़ने के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये इसलिए एक प्रकार से ये सब उद्देश्य है, यही सब परिदृश्य है वर्तमान का। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की अगर बात की तो सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान की जो भूमिका है वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। चूँकि भारतीय संविधान की भूमिका को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें खास करके प्रत्येक देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, और जो जो अच्छाइयाँ रही विभिन्न देशों के दुनिया के, उन सभी से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिया गया, रसिया से मौलिक कर्तव्य ले लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को ले लिया गया। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ब्रिटेन से संसदात्मक शासन व्यवस्था ले ली गई। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण ही करी हैं। तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, लिखित और निर्मित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और एक प्रकार से इसको बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे हैं। तीसरी बात यह कि विस्तृत और व्यापक संविधान है, सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चौथी विशेषता ये है भारतीय संविधान की, स्वतंत्र संविधान है ये, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कार्यपालिका न्यायपालिका का कोई दबाव नहीं होता संविधान पर। संविधान स्वतंत्र है और संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भी किसी का दबाव नहीं होता है भारत में। तो ये हो गई ये सारी विशेषताएं। पांचवी विशेषता अपने संविधान की ये है कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्रीय संविधान है। मतलब कि भारत का जो मुखिया होता है, मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसका भी चुनाव होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है उसका भी चुनाव होता है। आनुवांशिकता पर आधारित जो भारत का मुखिया है वो नहीं होता है। तो गणतंत्र इसलिए है कि ये जो राष्ट्रपति है उसका बच्चा राष्ट्रपति नहीं होता है, वो चुनाव होता है राष्ट्रपति का भी, और प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता ही है। क्लियर? तो इसलिए वो लोकतंत्रात्मक है। पांचवा मतलब जो है पांचवी विशेषता। छठी विशेषता ये है कि जो है छठी विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारत, मतलब भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ये कहता है कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति, प्रजाति, इन सभी के लिए, मतलब इन सभी के कारण से किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री, ये प्रस्तावना में लिखा गया अनुच्छेद मतलब 1976 में जब एक प्रकार से 42वां संविधान संशोधन हुआ, या 44वां में, उसी में जोड़ा गया था, या 78 में या 76 में जोड़ा गया था। सातवीं विशेषता यह है कि एक प्रकार से ये दुष्परिवर्तनशील भी है, एक तरफ लचीला है, दूसरी तरफ कठोर भी है। भारतीय संविधान की यही तो विशेषता है कि भाई कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, संविधान में संशोधन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन करते समय। जैसे जीएसटी वाला जो बिल लाया गया था उसको लेकर के बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मनमोहन सिंह ने जीएसटी वाला कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन वो ला नहीं पाए थे क्योंकि उनके पास उतना बहुमत नहीं था। आठवीं विशेषता ये है भारतीय संविधान की कि मिश्रित शासन प्रणाली है भारत की, ये बात ध्यान रखेंगे। लिखित और कठोर संविधान तो है ही, संविधान की सर्वोच्चता है, संघात्मक व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो संवैधानिक व्यवस्था जो है एकदम से ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवीं विशेषता ये है कि मतलब अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। एक तरफ जो है राज्य को भी शक्तियाँ हैं और केंद्र सरकार के पास भी शक्तियाँ हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसके अलावा शक्तिशाली विधायिका है, संसद जो है पावरफुल है, संसद का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है भारत में। मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात की गई है भारत में, भारतीय संविधान में। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इकहरी नागरिकता है भारत में, मतलब भारत का नागरिक आप हैं, बस उत्तर प्रदेश के आप नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप बिहार के निवासी हैं, आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है, आप नागरिक केवल भारत के हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत के संविधान की विशेषता की इकहरी नागरिकता है। एक राष्ट्रभाषा है भारत की, वो है हिंदी, लिपि है देवनागरी। 343 अनुच्छेद में, मतलब 343 नंबर अनुच्छेद में बातें मेंशन की गई, 343 से लेकर के 350 तक हिंदी भाषा के बारे में ही बताया गया है। और इसके अलावा सबसे मेन बात जो है भारतीय संविधान की वो ये अच्छी लगती है कि अल्पसंख्यक जो है, यानी मुस्लिम, जो ईसाई, सिख, इन सभी के लिए भी व्यवस्था शिक्षा को लेकर के चाहे बात की जाए, चाहे उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को संरक्षण प्रदान करती है भारतीय संविधान, और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करती है भारत के समक्ष। तो ये कई सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की।
7वां प्रश्न ये है, अनौपचारिक शिक्षा के गुण दोषों को समझाइए। अनौपचारिक शिक्षा तो मैंने आपको बता ही दी थी, औपचारिक शिक्षा तो बताई, अनौपचारिक बताई भी थी, और अनौपचारिक शिक्षा भी मैंने आपको बताई थी। तो दोष क्या है और गुण क्या है? सबसे पहली बात, अनौपचारिक शिक्षा जानते हैं क्या होती है? शिक्षा का व्यापक रूप होता है जब तक बच्चा मतलब जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा चलती रहती है। किसी प्रकार की संस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, इन सभी की कोई शिक्षण विधि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अत्यंत निकट होती है। इसके द्वारा चरित्र का निर्माण, स्वाभाविक विकास, ये सब होता है व्यक्ति का। अनौपचारिक शिक्षा के साधन में खास करके मतलब असीमित होते हैं। कोई भी माध्यम हो, कहीं से भी आप शिक्षा ग्रहण कर ले, वो शिक्षा का माध्यम मतलब अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से सीख सकते हैं। आप कहाँ से सीख सकते हैं भाई? कहीं पर आप खेल खाल रहे हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। कहीं किसी स्थान पर आप गए हैं, परिवार से आप सीखते हैं अपने, ठीक है। क्रीड़ा समूह से आप सीखते हैं। आप जो है कहीं पर गए हैं या किसी चीज़ को आपने देखा, वहाँ सीखते हैं। समुदाय से, मित्र मंडली से, अपने समाज से, धर्म से, प्रकृति से, खेल के मैदान से, आप जहाँ पर जाते हैं तहाँ पर सीखते हैं। जब से पैदा हुए हैं और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक सीखते रहेंगे। वो शिक्षा अनौपचारिक होती है। शिक्षा का व्यापक रूप होता है अनौपचारिक, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका दोष ये है भैया शिक्षा का, तो गुण तो मैंने आपको बताया भी थे, दोष ये है अनौपचारिक शिक्षा का कि इसका दोष क्या है? इसका दोष ये है कि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा की कोई पूर्व योजना नहीं होती है। मतलब ये अनकुतुआ चलती है, कोई इसमें नियम कायदा नहीं काम करता है, पहला दोष। दूसरा दोष ये है कि सीखने की प्रक्रिया में समय अधिक लगता है इसमें, क्योंकि समय का कोई बाउंडेशन होता नहीं तो समय ज़्यादा लगता है अनौपचारिक शिक्षा सीखने में। तीसरी बात ये कि अनौपचारिक शिक्षा अव्यवस्थित होती, कोई व्यवस्थित नहीं होती, कोई सिस्टमेटिकल वे नहीं होता इसका। चौथी विशेषता ये मतलब चौथा दोष ये है इसका कि अनौपचारिक शिक्षा के साधन असंगठित होते हैं। किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं होता इनके साधनों में, अनकुतुआ साधन होते हैं, जहाँ पर भी गए तहीं पर सीख लिया। तो एक प्रकार से ये इसके दोष भी हैं और इसकी विशेषताएं भी हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। 8वां क्वेश्चन ये है भाई कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य क्या है, बताएं। फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और क्या पूछा गया है आपसे? उद्देश्य पूछा गया वैदिक कालीन शिक्षा का। तो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताने का काम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक कालीन शिक्षा का क्या पूछा गया? अर्थ, और पूछा गया आपसे उद्देश्य, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में आपको सभी को पता होगा कि भाई शुरुआती जो शिक्षा थी उसमें गुरुकुल में हुआ करती थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी खास करके शुरुआत में अगर आप देखिएगा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या वैदिक कालीन साहित्य में शिक्षा शब्द के कई अर्थ लगाए जाते थे। शिक्षा का मतलब विद्या होता था, ज्ञान होता था, विनय हुआ करता था। चूँकि वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अल्तेकर, उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हमारा पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये वेदों में बातें कही गई है। मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया अथवा उस अंतर ज्योति से होता था जो मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करने या कराने के साथ ही उसके व्यक्तित्व और उसके चौतरफा मतलब व्यक्ति का विकास ही करती थी शिक्षा या विद्या। तो उस प्रकार की विद्या की बात होती थी। वास्तव में विद्या को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना गया है वेदों में, और ज्ञानम तृतीयम मनुष्य नेत्रम, ये बात बताई गई है, भारतीय पुराणों में लिखा है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा मनुष्य जीवन की वास्तविकताओं को समझता है, जानता है, परखता है, और ज्ञान के द्वारा ही जो व्यक्ति होता है आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और दिन प्रतिदिन नित्य नई ऊंचाइयों को छूता है। इसके द्वारा ही आप देखते हैं शिक्षा के द्वारा विनय आता है, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, पात्रता आती है, संपत्ति भी आप शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं आज के जीवन में। सुख की अनुभूति भी आपको शिक्षा के द्वारा ही होती, क्योंकि कहा गया कि अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम। मतलब कि अगर आलस्य है तो विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं है तो आपके एक प्रकार से आविद्यस्य कुतो मित्र, मतलब अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो सुखम, अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धर्म। अगर आपके पास विद्या नहीं तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर धन की प्राप्ति नहीं की आप तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, और अगर आपके पास मित्र नहीं हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। ये बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो ये है भाई भारतीय ज्ञान परंपरा का पहला पड़ाव, वैदिक कालीन शिक्षा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की शिक्षा, खास करके 500 ईसा पूर्व तक जो शिक्षा पढ़ाई गई वो वैदिक कालीन शिक्षा थी। गुरु शिष्य हुआ करते थे। और वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य ये था कि ईश्वर भक्ति और धार्मिक विकास इसमें बच्चे करते थे। चरित्र का निर्माण होता था, व्यक्तित्व का विकास होता था, सामाजिक कुशलता का विकास इस शिक्षा को पढ़ने के बाद में होता था। संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना इस शिक्षा का उद्देश्य होता था। जीविकोपार्जन का संरक्षण और प्रसार करने का उद्देश्य ध्यान में रख करके वैदिक कालीन शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। गुरुकुल व्यवस्था में पढ़ते थे बच्चे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, उसके बाद में पढ़ते थे। गुरु शिष्य का संबंध भी बड़ा अच्छा होता था। छात्र गुरु जी के यहाँ पर जाते थे, वहीं पर गुरुकुल में रहा करते थे, भिक्षा मांगते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, भोजन बनता था, सभी लोग खाते थे वहीं पर, और कुछ वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब शिक्षा ग्रहण मतलब शिक्षा पढ़ करके लौटते थे, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें मतलब घर पर आते थे, फिर गृहस्थ आश्रम का जीवन उनका प्रारंभ होता था। ठीक है, तो जो मतलब आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य का पालन बच्चे करते थे वैदिक कालीन शिक्षा को प्राप्त करते समय। तो ये बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य मैंने बताया आपको। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, कहाँ से, खंडसा से। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है भैया, मूल्यों से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से मतलब कारकों के बारे में विस्तार से बताएं, चर्चा करें इस पर। इस प्रश्न पर भी विस्तार से मैं चर्चा कर दूंगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरण से क्या तात्पर्य है और इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में 2 साल से लगातार आ रहा है। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन हेतु सतत शिक्षा यानी कि जो सस्टेनेबल एजुकेशन है उसकी रूपरेखा पर एक लेख लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और भी मॉडल पेपर मैं लाऊंगा, लेकिन एक बात मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, PDF नोट्स वगैरह आपको प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर एक प्रकार से हिंदी का कोर्स लेना है आपको, हिंदी के कोर्स में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं, हर एक सब्जेक्ट उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोगों के कहने पर हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, तो अभी भी उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आप पे करके कोर्स को ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस आप लोगों के कहने पर ही रखी गई है। 100 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो वीडियो लेक्चर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, हिंदी के भी और अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मिलते रहेंगे। मेन कोर्स हिंदी का ही है, लेकिन उसमें ग्रुप में जब आपको जोड़ देंगे तो उसमें अगर जो एजुकेशन का बनेगा, या राजनीति शास्त्र का बनेगा, या फिर इकोनॉमिक्स का बनेगा, या फिर और भी सब्जेक्ट का जो भी बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं होम साइंस से लेकर के, और मैं मतलब सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मतलब वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। PDF नोट्स और इसे मॉडल पेपर का PDF नोट्स, जैसे ये जो वीडियो मैंने दी है इसका जो क्वेश्चंस का PDF नोट्स है ये मिल जाएगा आपको। और जब ये जो आपको मिल जाएगा तो इसको आप जो प्रैक्टिस वाला जो मैंने सेशन आपको बताया था कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें, टॉप कैसे करें, तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि भाई टॉप करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप मॉडल पेपर को हल करें। तो 3 घंटे बैठ करके अगर आप इस पर्चे को जो मैंने आपको बनाया, प्रश्न बनाया है, इसको आप पढ़ करके अच्छे तरीके से और अपनी कॉपी में 3 घंटे घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगी, तो उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो इसी प्रकार से कई सारे मॉडल पेपर की PDF नोट्स मैं आपको दूंगा, और भी महासंग्राम वीडियो हमारी आएगी, 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी, तो वो सब भी आपको मिलती रहेंगी, उनके भी PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। PDF नोट्स भी बनेंगे, वो भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, और जो भी क्लासेस होंगी लाइव फॉर्म में या जिस फॉर्म में, तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इतने बजे से आज क्लास होने वाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। तो मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आप खर्च करके आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का एक फ़ायदा आपका और ये होगा कि आप जो है पिछले मतलब अगले आप जो है लगभग 3 सालों के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी सिचुएशन या कोई भी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो आप वहां पर हमको पूछेंगे भाई कि सर जी ये इस प्रश्न का क्या समस्या, क्या समाधान है, कोई डाउट्स होगा तो उसमें आपको ग्रुप में मतलब अगर आप मेरे पास SMS करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपये में कोर्स आपका रखा गया है हिंदी का, तो उसमें बहुत सब्जेक्ट की आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अगर आपका हिंदी है तो आप विधिवत तरीके से उसमें जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप पर, इसी पर SMS करेंगे 91 61 93 60 62, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है।
और जैसे ही आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा और आप किस विश्वविद्यालय से उसको भी लिख करके भेज दीजिएगा, लेकिन आप ये जरूर लिख दीजिएगा कि हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का हमको कोर्स चाहिए, ठीक है। उसमें हिंदी काव्य मैंने विस्तार से पढ़ाया है, तो उसकी जितने भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे लगभग वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बहुत सारे, आप उनको भी देखेंगे। जितने भी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स होंगे, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, सब कुछ आपको उसमें मिलते रहेंगे। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको करना क्या होगा, इसी पर एसएमएस करेंगे, तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड मैं सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये आपको सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, जो कुछ भी यूपीआई माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। बस आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे उसका खींच करके, तुरंत हमारे पास मैं चेक करूंगा और तुरंत आप जैसे भेजेंगे आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप में से जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। बहुत ही आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर, बहुत ही कहने पर ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो अभी भी कोर्स का जो एक प्रकार से प्राइस है वही रखा गया है, ठीक है। जितने पैसे मैंने शुरुआत करी थी वही पैसा रखा गया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सभी लोग पढ़ सके, आसानी से समझ सके चीज़ों को और पूरा विस्तार से समझ सकें। इसमें क्या होगा कि आप बहुत ही शुरू से लेकर के अंत तक एक सब्जेक्ट को आप जान पाते। तो पूरी की पूरी हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो आपको इसमें मैंने पढ़ा दिया है। वो सारे वीडियोज लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो क्लासेस होंगी वीडियो लेक्चर, अभी भी कुछ क्लासेस बची हुई हैं, तो उनके वीडियो लेक्चर आने वाले हैं, तो वो भी आपको लाइव क्लास में मिल जाएंगे। हालांकि जो भी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी की क्लास होगी, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलती रहेगी और नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि बीए प्रथम सेमेस्टर का होम साइंस का मॉडल पेपर कल मैंने दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा इसको भी। ये लिखित मॉडल पेपर है। राजनीति शास्त्र का लिखित मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, ये भी देख लीजिएगा। जियोग्राफी का मैं लिखित मॉडल पेपर दे चुका हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। और अन्य सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स का और जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं उनका जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।